हम्म। नमस्कार। हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। धन्यवाद। तो CSRA के मन से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस ने आज की चर्चा का जो विषय रखा है वो उत्तराखंड त्रासदी के ऊपर है, जो 7 फरवरी को उत्तराखंड में एक फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी और उसके ऊपर एक परिचर्चा आज रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं CSRA के मन से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जी, धन्यवाद। जी जी वरुण जी, टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि उत्तराखंड एक ऐसी पारिस्थितिकी है उत्तराखंड की, जो इस प्रकार की आपदा कोई नई नहीं है। इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, बस समस्या ये है कि ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में इस प्रकार की हिमस्खलन की गतिविधि बहुत कम देखी जाती है। ये अमूमन अगर गर्मी के समय में इस प्रकार के स्खलन होते, इस प्रकार के ग्लेशियल आउटब्रस्ट होते, तो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड इस प्रकार ज़्यादातर गर्मियों में देखी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो क्या हम इस प्रकार के आपदा से होने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब चूंकि 2005 के बाद जब आपदा प्रबंधन अधिनियम हम लोगों के सामने आया, तो 2005 से पिछले 15-16 सालों में हम लोगों ने नीतिगत तौर पे और योजना के तौर पे बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आई हैं हम लोगों ने, खास करके आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। और सरकार और आम जनता के बीच आपदा को लेकर के, चाहे वो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर को हम लोग नेचुरल डिजास्टर तो नहीं कहेंगे, नेचुरल हजार्ड हैं, और वहाँ पे इस प्रकार के हजार्ड बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रिवेलेंट है उत्तराखंड में। 7 फरवरी को ये अचानक आती हैं और चमोली ज़िले के रैनी गांव में जो ऋषिगंगा डैम है और तपोवन डैम है, उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचाती हैं। और अभी भी मलबा में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, और आज भी लोग उनको निकालने की कोशिश कर रही हैं हमारी SDRF और NDRF की टीम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इस प्रकार के आपदा का कारण क्या है, इस प्रकार के आपदा के पीछे क्या स्थिति हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पूर्वज, जब पहले के लोग होते थे, पहाड़ों में अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते थे तो वो बोलते थे कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ना बोला करो। और वो इसलिए तेज़ आवाज़ में नहीं बोलने को बोलते थे कि पहाड़ें बहुत, खास करके जो अपना हिमालय का जो फोल्डेड माउंटेन है, बहुत फ्रेजाइल है, काफ़ी उसमें
इस प्रकार की चट्टानें हैं जो बहुत लैंडस्लाइड को लेकर के बहुत वल्नरेबल हैं, और काफ़ी लैंडस्लाइड उत्तराखंड और हिमाचल रीजन में देखने को मिलती हैं। तो ये अभी तक कारण, कोई फिक्स कारण हम लोग अभी भी, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट ग्रुप है, जो CSIR की टीम काम कर रही है इनके ऊपर, और हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से भी काफ़ी बोल रहे हैं, खास करके इस प्रकार के पारिस्थितिकी के ऊपर काम करने को। तो कारणों को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। 3-4 कारण मूलतः निकल करके आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण निकल करके आ रहा है कि वो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है। कहीं पे ग्लेशियर्स का वो डिप्लीशन हुआ है, टूट के गिरी हैं, ब्रस्ट हुआ है, और उससे एक बहुत बड़ा मलबा वाटर का त्रिशूली गंगा होते हुए, एक्चुअली ये ऋषि गंगा डैम, ऋषि गंगा में शायद ये जिस प्रकार से न्यूज और जिस प्रकार के जो इमेजरीज देखते हैं, उससे हमें स्पष्ट होता है कि ऋषि गंगा के ऊपर, ऋषि गंगा में कोई उसका, चूंकि ऋषि गंगा का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, अगर ऋषि गंगा को अफेक्ट होता तो बहुत बड़ा और इंटेंसिटी का ये डिजास्टर हो सकता था। तो त्रिशूली गंगा वाला जो रीजन है वो कहीं चोक किया है, उससे वो पानी निकल करके ऋषि गंगा में, फिर धौली गंगा होते हुए ये पूरा का पूरा जो ऋषि गंगा का डैम है और तपोवन डैम है उसको लेकर के ये निकला है, और वहीं पे लोगों को हताहत किया है। जो चमोली के रैनी गांव है वहाँ पे भी कुछ लोगों को कुछ गांव बहे हैं इसमें। तो पहला तो ये रीजन निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट है। दूसरा एक जो तात्कालिक कारण निकल करके आ रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको शायद हम लोग इमेजिनरी के अंदर मिस कर गए, उसको ट्रैक नहीं कर पाए। एक बड़ा लैंडस्लाइड नंदा देवी रेंज में हुआ है, त्रिशूली पर्वत के ऊपर, वो जहाँ पे ये ग्लेशियर्स है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्लेशियर्स को बहुत दिन तक चोक किए हुए था, और एक बड़ा वाटर मास वहाँ पे जमा हुआ था, पड़ा हुआ, और जैसे ही वो उसको प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको तोड़ा है, तो वो निकल करके एकाएक उस दिन निकल करके आया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ 7 ग्लेशियर्स हैं। 3 ग्लेशियर्स हैं वो जो नॉर्थ बेसिन की ओर हैं, और 3 ग्लेशियर्स हैं वो साउथ बेसिन की ओर हैं, और एक ग्लेशियर है जो वेस्ट बेसिन की तरफ जाता है। तो ये साउथ बेसिन का मामला है, और वहाँ पे जो 3 ग्लेशियर हैं, 2 ग्लेशियर हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, 2 हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं। और हैंगिंग ग्लेशियर्स जो होते हैं, लटकता हुआ जो ग्लेशियर होता है, वो ज़्यादा प्रोन होता है इस प्रकार के हिमस्खलन से। जैसे जैसे वो लटकता है और वो टूटने की स्थिति ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे टूटने के बाद बहुत सारा मलबा, बहुत सारा वो पहाड़ का पूरा एक हिस्सा लेकर के निकलता है। तो उस प्रकार का भी एक चांस बन रही है कि उस प्रकार के कारण भी हो सकते हैं। चूँकि अभी तक हम लोग कारणों के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, कारण बहुत सारे हो रहे हैं। तो तीसरा तो एक ये चीज़ है हिमस्खलन का, जो हैंगिंग ग्लेशियर हैं। तीसरा एक बड़ा वहाँ पे र्यूमर कहें या कुछ कहें, 1965 के दौरान जब इंडो चाइना बैटल हुआ था, तो अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम वहाँ पे एक लगाई थी, एक मॉनिटरिंग मशीन, जो लग नहीं पाई थी। मौसम ख़राब हो गया था, और इंडिया और अमेरिका के जो एक्सपर्ट थे वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे, और उनको छोड़ करके भागना पड़ा था। और वो बैग अभी भी वो प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर मटेरियल थे, न्यूक्लियर सब्सटेंस थे। और जो अमूमन जो लोग चमोली के आसपास बता रहे हैं कि जिस दिन ये डिजास्टर हुआ है, जिस दिन ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है, उस दिन हवा में कुछ ऐसे सब्सटेंस के गंध आ रहे थे जो उनको उस तरफ शायद उस र्यूमर की ओर, उस कॉन्स्पिरेसी, उस थ्योरी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्लूटोनियम का न्यूक्लियर सब्सटेंस था सर्विलेंस के लिए वहाँ पे जो लगाया गया था, वो थैला अभी भी है। लेकिन वो जब दूसरी बार जब गए थे खोजने को, तो वो थैला मिला नहीं था, वो मिसप्लेस्ड हो गए थे ये लोग, और आज तक वो थैली वहाँ पड़ी हुई है नंदा देवी रेंज के ऊपर। तो
उससे लोगों का ये शक है कि उससे न्यूक्लियर रेडिएशंस हुए हैं, उससे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है और इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। अगर ये कारण हो सकता है तो डर आगे भी बना रहेगा। तो ये 3-4 एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि आखिर इस प्रकार के कारणों के पीछे क्या स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट करी है, और डेवलपमेंट भी चूँकि मजबूरी होती है सरकार की, और चूँकि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक अच्छा माध्यम होता है, और ख़ास करके उस प्रकार के रेंज में जहाँ पे ऊंचाई से पानी गिरता है, तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए बिजली बनाना बहुत आसान होता है। तो जब हमारी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम लोग जा कर के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगभग 69 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं। और उस पर्टिकुलर रीजन में 7 ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे, 24 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने ग्रांट दे रखा है। 2013 में जब देवभूमि में खास करके जब फ्लड आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा की साहब की एक कमेटी बनाई थी, और रवि चोपड़ा ने इस ओर इंगित किया था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, खास करके उस रीजन में जो 2000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, वहाँ से 2200 मीटर की ऊंचाई पे हैं, उसको तत्काल रोक लगा दिया जाए और बंद कर दिया जाए। तो उस प्रकार से 24 ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसको इमीडिएट स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। BR चोपड़ा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन करी थी कि भाई, रवि चोपड़ा कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी कि वो फीजिबल नहीं है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। और उस हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में ये ऋषिगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी आते थे, और ये तपोवन भूमि का भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आता था। लेकिन जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करी, उत्तराखंड की सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा एक अलग फिजिकल एलोकेशन लगभग 1000 करोड़ रुपया बिजली लेने में बाहर के राज्यों से जाती हैं, 1000 करोड़ रुपया का, तो हम एडिशनल बर्डन क्यों अपने ऊपर लें। तो जो 7 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप लोग फिर से चलने के लिए कोशिश, जो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए करें। तो उस समय की एक कमेटी थी, एक आईटीशियन थे कानपुर से, उनको एक कमेटी बना करके दिया गया था जांच करने के लिए। विनोद साहब थे कोई, तो उनको जांच करने के लिए दिया गया था, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी 7 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को नहीं स्टार्ट करने के लिए बोला गया था, स्ट्रिक्टली रोक लगा देने के लिए बोली गई थी। तो स्थितियां उसके बाद फिर एक BP दास की कमेटी बनी थी, वो इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के हेड थे, एक मेंबर थे। उस कमेटी को बनाया था MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो उस कमेटी ने कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन करके उन्होंने उस 7 के 7 जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको लागू कर दिया था। और रैनी गांव के कुछ लोग खास करके इस ऋषिगंगा डैम और तपोवन डैम के खिलाफ वहाँ के हाई कोर्ट में भी गए थे, मामला हाई कोर्ट में था। उस समय भी रवि चोपड़ा ने कहा था कि इस तरह के हाइडल पावर प्रोजेक्ट से इस तरह के जो GLOF हुए हैं, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है, ये फ्लड लगातार प्रोन होगा और एक बहुत बड़ा डिजास्टर 2014 में रवि चोपड़ा की कमेटी ने ये बताई थी कि ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है इससे। और वो स्थितियां आपको 2021 की 7 फरवरी को मिल गई कि क्यों सरकारें इस प्रकार की पॉलिसीज की तरफ जाती हैं जहां पे नेचर के साथ लगातार हमारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाए। हम उस तरह के प्रोजेक्ट्स को, चूंकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है अभी भी 2006 के अनुसार ही या ये चल रहा है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट जाती है वो क्यों फॉल्टी होती है, और वहाँ पे क्लाइमेट जो रेगुलेशंस होते हैं उस नॉर्म्स को क्यों वायलेट की जाती हैं। वजह साफ है कि हम लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, और एनर्जी एक प्राइमरी नीड है
स्टेट के लिए। और उत्तराखंड में इस प्रकार के डैम बहुत प्रोन हैं और उत्तराखंड में ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की, तो लोग उस ओर जाते हैं। लेकिन जो रवि चोपड़ा की कमेटी थी, बहुत सही रिपोर्ट करी थी कि खास करके जो 2000 से 2200 मीटर के ऊपर का जो रेंज है वहाँ पे कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत फीजिबल है। ऊपर से कुछ भी अगर लैंडस्लाइड भी होता है या ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट होता है जो अभी हुआ है, उससे एक बड़ी आपदा आ सकती है। तो हम जो रेगुलेशंस होते हैं उसका लगातार वायलेशन करते हैं, और उस वायलेशन की स्थिति आप लोग भी अगर समझते होंगे तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंजेंट ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से इस प्रकार के डिजास्टर को रोका जा सके। शायद एक प्रकार से आदत बन गई है कि हम लोग EIA का मैकेनिज्म बहुत पुअर है, बहुत प्रिकेरियस स्टेट में इंडिया का EIA माना जाता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बहुत आसानी से मिनिस्ट्री से ग्रांट मिल जाती हैं, और उसको जब तक कि इस प्रकार के डिजास्टर नहीं आते हैं तब तक कोई आगे इसके लिए कोई रेगुलेशंस सरकारें नहीं करती। 2013 में जब डिजास्टर आया था, जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उस समय के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बाद वहाँ पे एक कमेटी बनाई थी रवि चोपड़ा की। रवि चोपड़ा के बाद उसके बाद भी सरकार रवि चोपड़ा के रिकमेंडेशंस को नहीं मानी, और उसके बाद फिर एक और कमेटी बनाई। उस कमेटी ने भी वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को बंद करने को कहा गया। तो आज जो परिणाम है, क्या जो हम इकोनॉमिक इनपुट लगाते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, और डिजास्टर के बाद जो लॉस होता है, क्या उसकी इकोनॉमी को अगर आप एस्टिमेट करेंगे, उसी की इकोनॉमी को कैलकुलेट करेंगे, तो शायद उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, चार धाम का प्रोजेक्ट चला हुआ है वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में। लगातार सरकारों के बीच और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लगातार तनातनी बनी हुई है कि भाई रोड का जो लेंथ होगा वो 5.5 मीटर से 7 मीटर के बीच में होगा। वहाँ पे जो लोकल जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं कंपनी, वो कर रही हैं कि नहीं 10 मीटर से ज़्यादा का चौड़ा रोड होगा। तो और EIA के अंदर वो मानने को भी तैयार है कि 5 मीटर से लेके 7.5 मीटर तक का वो रोड बनाएंगे, 7 मीटर तक का। तो 900 किलोमीटर का वो पूरा कंस्ट्रक्शन है चार धाम का। तो इस प्रकार से अगर हम अपने एम्बिशंस को पालेंगे कि हमारा घर रिवर व्यू में होना चाहिए, जहाँ से निकल कर के हम गए हैं, अपने तालाबों को यहाँ पे मार के, अपनी नदियों को मार करके, अपने खेतों को प्रदूषित करके निकल करके अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम इस प्रकार के टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं जो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है, और वहाँ पे इस प्रकार के होटल बड़ी ऊंचाइयों पे बना रहे हैं जहाँ पे लोग शायद उस तरह की इकोसिस्टम, उस तरह की पारिस्थितिकी में, उस तरह के पारिस्थितिकी में जहाँ लगातार लैंडस्लाइड की संभावना बनी होती है, हिमस्खलन की संभावना बनी होती है, पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश होती है तो उससे बाढ़ आने की संभावना बनी होती है। तो इस प्रकार के आपदा से वल्नरेबल, जिस प्रकार के हजार्ड और रिस्क से वल्नरेबल अगर कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे आप जा कर के इस प्रकार का व्यू बनाना चाहते हैं कि भाई ये रिवर व्यू है, ये माउंटेन व्यू है, यहाँ से आप हिमालय को, नंदा देवी को देख सकते हो। तो इस प्रकार के एम्बिशंस जब आप पालेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। क्योंकि आपदा प्रबंधन के अंदर हम लोगों का काम होता है कि जो रिस्क है, जो जोखिम है, उसको समझना पड़ता है। जोखिम हम जानते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार के जोखिम हैं, कोई से छुपा हुआ नहीं है। ये जोखिम सब कोई जानती है। और 2015 के बाद जब सेंडई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिडक्शन आया और भारत भी उसका सिग्नेटरी है, भारत ने भी उसको रेटिफाई किया है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ है कि आप कैसे रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे। और हम लोगों का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, खास करके फ्लड को लेकर के, आप साइक्लोन को लेकर के देखो तो कितनी अच्छे हम लोगों ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम किया है, कितना इवोल्व किया है 2005 से लेकर 2021 तक। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है
वो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो स्टेट की सरकार की रहे या यूनियन गवर्नमेंट की रहे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उस प्रकार से भूल जाते हैं कि शायद ये जो इकोसिस्टम है वो इस प्रकार के रिस्क और इस प्रकार के हजार्ड से प्रोन है। और उस हजार्ड को टैकल करने के लिए क्या ऋषि गंगा डैम या तपोवन डैम में जब काम चल रहा था तो क्या आपको पता था, चूंकि इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही थी कि उनको रोक लगा दिया जाएगा, वो कुछ समय के लिए स्टे भी लगा हुआ था उनके काम को करने के लिए, लेकिन सरकार ने उस काम को करवाने के लिए लगातार कमेटियां बनाई और अंतिम में जाकर के जब बीपी दास की कमेटी बनी तो उन्होंने डिजाइन मॉडिफिकेशन किया और EIA 2006 के नॉर्म्स को वायलेट करके उसको ग्रांट दिया गया कि नहीं, इसको प्रोसीड करो आप आगे चल करके, और ये स्थिति आज देखने को मिली। तो ये बातें उस वहां पता थी कि इस प्रकार के डिजास्टर आएंगे, और जब इस प्रकार के डिजास्टर आए तो उनका एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। तो जो इकोनॉमिक इनपुट आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाते हैं, क्योंकि आप तो सोचते हो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद फिर हमें तो लगातार बिजली इससे मिलेगी, लेकिन उसका जो लॉस होता है, अब जो लॉस होगा, अब आप उसका एस्टिमेट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार के इकोसिस्टम, इस प्रकार के डिजास्टर से बचने के लिए हम लोगों को इकोसिस्टम बेस्ड जो DRR होता है, इकोसिस्टम बेस्ड जो आपदा जोखिम ह्रास होता है, परिस्थितिकी आधारित आपदा जोखिम ह्रास, उसके ऊपर ही हमें काम करना होगा। उस प्रकार के स्लाइड्स जो वहाँ पे स्टोन्स हैं, उस प्रकार के जो बड़े बड़े जो हिली रीजन्स हैं, वहाँ पे चूँकि हम टनलाइजेशन करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जितने जो बने हैं, जितना जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा टनलाइजेशन है, इतने ज़्यादा पहाड़ों को तोड़ा गया है, काटा गया है, इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई हैं, तो उसका नुकसान तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब डिजास्टर होएगा तो फिर आपकी पारिस्थितिकी उस प्रकार की नहीं है, क्योंकि आपकी पारिस्थितिकी पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में बहुत कमज़ोर हो गई हैं, जो इस प्रकार की आपदा से आपको बचा नहीं सकती हैं। इस प्रकार की आपदा आएंगी तो और हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है, उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर दिया है। वहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर में, हिमाचल प्रदेश को अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पूरा उत्तराखंड, नंदा देवी का पूरा रेंज, और खास करके ये जो त्रिशूली पर्वत का जो रेंज था जहाँ पे ये हिमस्खलन हुआ है, वहाँ पे 7-7 ग्लेशियर्स हैं, और जो 3 ग्लेशियर्स, मेजर ग्लेशियर्स हैं जो साउथ बेसिन के अंदर हैं, उन ग्लेशियर्स को लगातार मॉनिटरिंग करना, उसका जोनेशन मैप बनाना सरकार को पड़ेगा। लगातार रिमोट सेंसिंग के जरिए उसका जोनेशन मैप करना पड़ेगा, वो किस प्रकार की एक्टिविटी है, वहाँ पे किस प्रकार का ग्लेशियर, वो ग्लेशियल जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है वो देखना जरूरी होगा। चूँकि वहाँ पे आखिर इस प्रकार की जब आपदा आई तो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम शायद काम नहीं कर रही थी। वो इस प्रकार के अगर एक पॉसिबिलिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉसिबिलिटी आई है कि एक लैंडस्लाइड हुआ है, और एक लैंडस्लाइड वहाँ पे उस जो ट्रिब्यूटरी है त्रिशूली गंगा की, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बहुत दिन तक वो ब्लॉक है। एकाएक वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरता है और उसको तोड़ करके निकल जाता है, ऋषि गंगा में आती है, फिर धौल गंगा होते ऋषि गंगा डैम और तपोवन डैम को नुकसान पहुँचाती है। अगर ये थियरी काम कर रही है तो हमारी मॉनिटरिंग बिल्कुल फेल थी। हमारी मॉनिटरिंग उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार की होनी चाहिए थी, लगातार उस डिजास्टर हजार्ड को, उस नेचुरल हजार्ड को टैकल करने के लिए। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, एक हम लोगों का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर एक नॉर्दर्न पाकिस्तान एरिया में इसी प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो GLOF डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर, खास करके जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हैं उसके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम चल रहा है। वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में वो GCF के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को करती हैं इस प्रकार के एरिया में, तो एक तरफ अभी की स्थिति, आपको वर्तमान की स्थिति बताते हैं 4 धाम प्रोजेक्ट्स की, उसकी लगातार ये रिपोर्ट हम लोगों के पास आ रही हैं, और उसके प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट आ रही है। तो वहाँ लगातार कॉन्फ्रंटेशंस जो लोकल्स लोगों के साथ है, लोकल जो नेटिव लोग हैं वहाँ पे, उनके साथ लगातार कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है ये कि अगर हम 5.5 मीटर जो एक्सपर्ट कमेटी बता पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन्वॉल्व कराया जाता है।
चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब आएंगी तो मामला डिफेंस के हाथ में चला जाएगा और डिफेंस के नाम पे हम फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे और वो रोड वहाँ पे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल जाएगी और जो प्रोजेक्ट चलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के आपदा से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश है कि सरकारें प्रोजेक्ट्स तो चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिजली की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो और चूँकि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता, खास करके कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस की तरह। तो क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है हमारा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, उसको भी टैकल करने में हमें आसानी होती है। लेकिन एक तरफ हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को लगाना होगा तो वो कॉन्फर्मिटी में करना पड़ेगा। इस प्रकार हम नहीं करेंगे कि जहाँ पर बहुत हाईली रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है अपने नेचुरल हजार्ड का, आप उस जोन में चले जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल आप प्रिवेलेंट है कि इस प्रकार की आपदा आज नहीं आई है तो 3 साल 4 साल 10 साल के बाद वो आएंगी ही आएंगी। और जब आएंगी तो डिजास्टर का जो एक्सटेंट होगा, जितने दिन लगाएंगी वो डिजास्टर आने में, उतना ही ज़्यादा उसका जो इंटेंसिटी होगी और उसका जो एक्सटेंट होगा वो बहुत डैमेजिंग होगा और वो डैमेज करेगा। तो जीएलओएफ को लेकर के, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को लेकर के और लैंडस्लाइड को लेकर के, ये मल्टीपल हजार्ड्स हैं। हम लोगों को वहाँ पे मल्टीपल हजार्ड जोनेशन बनाना पड़ेगा। और चूँकि अब बावजूद इसके कि चूँकि वो एक हाईली वल्नरेबल है डिजास्टर को, सरकार उसके ऊपर काम भी कर रही है, जोनेशन बन भी रहा था, लेकिन चूँकि इस प्रकार के 69 प्रोजेक्ट्स पूरे उत्तराखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो 2200-2000 मीटर के जो रेंज थे उसको वायलेट कर रहे थे। और लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर चल रहा था कि नहीं, वहाँ पे कोई डैम नहीं चलेगा। लगातार वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी, विनोद तारे कमेटी की रिपोर्ट जो आईआईटी कानपुर से थे, उनकी रिपोर्ट भी थी कि नहीं, उस डैम को, उस प्रोजेक्ट को नहीं चलने देंगे। लेकिन सरकार ने अपने इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के एक मेंबर की रिपोर्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी, बीपी दास की, और बीपी दास की कमेटी ने केवल डिजाइन मॉडिफिकेशन, केवल वहाँ पे डाइल्यूट किया उस चीज़ को, और डाइल्यूट करके वो 7 प्रोजेक्ट को चला दिया। और जब चला तो वहाँ के जो लोकल थे रैनी गांव के, वो गए वहाँ के हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा कि भाई हमें इसके ऊपर रिपोर्ट दीजिए। तब तक ये डिजास्टर आ गया। तो लोगों को भी पता है कि ये डिजास्टर हो रही हैं। तो जो चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जी हाँ रुक्मिनी जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पीछे वाले डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो हमारा पास्ट होता है, जो पिछली क्रोनोलॉजी है डिजास्टर की, उससे हम लोग कितना सीख पाते हैं। शायद इस प्रकार की आपदा के लिए हमें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप भी करना पड़ेगा। और चूंकि आज की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरकार को भी सरकार के सामने भी मजबूरी है कि चूंकि हमारा एक पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक है, जो हमारी डेमोग्राफी है वो बढ़ती जा रही है, एनर्जी नीड बढ़ती जा रही है। सरकार की भी मजबूरी है बहुत, चूंकि उनको भी 5 साल के बाद इलेक्शन में जवाब देना होता है। तो लेकिन लोगों को भी इस बारे में समझना होगा कि जो हमारी नीड्स हैं, खास करके ऐसे एरियाज़ को, अब जब सरकार फेज आउट कर रही हैं इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को भी, और नेशनल थर्मल पावर जो थर्मल पावर कोल बेस्ड जो थर्मल पावर है उसको भी फेज आउट करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार एक बड़ा एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड और इस प्रकार के एनर्जीज़ के ऊपर जा रही हैं सरकार। और सरकार का बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी है कि भाई हम 175 गीगावाट के आसपास इंस्टॉलेशन करेंगे 2022 तक के। तो सरकार उस ओर अक्सर हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान की स्थिति है उत्तराखंड में, जिस प्रकार से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। सरकार से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो करप्शन है वहाँ पर बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स 5 साल 6 साल पहले तैयार हो चुके हैं
उन्होंने 1 मेगावाट का प्रोडक्शन तक नहीं किया है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं, उस प्रकार जी वरुण साहब, लॉन्ग रन में हमें मल्टीपल हजार्ड्स के लिए एक मैपिंग जोनेशन बनाना होगा, और ख़ास करके एक ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम काम करनी होगी कि अगर वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हुआ है, तो अगर वहाँ पे चोकिंग हुई है, कोई कोई ट्रिब्यूटरी, चूँकि वहाँ पे छोटे-छोटे ट्रिब्यूटरी हैं, इस प्रकार का हम लोगों का जैसा प्लेन एरिया जैसा रिवर नहीं है, और छोटे-छोटे गली टाइप करके वो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे चोक हुई है, और ग्लेशियर जो बेसिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे धीरे धीरे करके पानी और बर्फ़ बनते जमा होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की मॉनिटरिंग हमें लगातार दिखनी पड़ेगी कि कहीं कोई इस प्रकार का प्रोबेबल लैंडस्लाइड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले हुआ है क्या, जिसको हम लोग ऊपर में उस प्रकार की लैंडस्लाइड को हम लोगों ने इग्नोर किया है। तो इस प्रकार की चीज़ों से लड़ने के लिए हमें मल्टीपल हजार्ड जोनेशन बनाने पड़ेंगे, और ख़ास करके जो रिमोट सेंसिंग है हमारा, वो बहुत और जीआईएस जो है, वो ख़ास करके जीआईएस बेस्ड जो हमारी मॉनिटरिंग है, उसको बहुत बहुत प्रभावी बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हिमालय के साथ परेशानी क्या है कि हिमालय के आसपास रहने वाले जितने जो नाइबर्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में जुटे हुए हैं, आपसी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। और हिमालय उस मल्टीपल जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, नाइबरिंग कॉन्फ्लिक्ट, हिमालय रीजन के अंदर जो जितने देश हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिव है। और कोई भी देश एक मिल करके, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, भूटान हो, नेपाल हो, ये मिल करके एक 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 कंसेंसस, एक कॉन्फर्मिटी में एक इस प्रकार की पॉलिसी को नहीं डेवलप कर रहे हैं कि हमें हिमालय को बचाना है, हिमालय हमारा एग्जिस्टेंस है। इस प्रकार अगर हम मिलकर के अगर हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत हद तक हम इस प्रकार के हजार्ड से, इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर से हम लोग आपस को, अपने आप को बचा सकते हैं। उस प्रकार के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होना होगा आसपास के देशों को भी, हमारे पड़ोसी देशों को, क्योंकि हिमालय एक बहुत वल्नरेबल इकोसिस्टम का वो एरिया है। और ख़ास करके उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स है नंदा देवी रेंज के अंदर में, वो सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो वल्नरेबिलिटी है वो लैंडस्लाइड की है, और यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वल्नरेबिलिटी बहुत शुरुआत से ही है। क्लाउड बस्ट होती हैं, बहुत बड़ा डैमेज करती हैं, फ्लड। तो ये लगातार 2000 से 2013 में, 2021 में इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही हैं वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में। तो मल्टीपल जोनेशन तो बनाना ही होगा। दूसरा काम है कि कम से कम जो इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंदर उनका प्लांट है, ट्रीज है, जो इस प्रकार की चीज़ों से, ग्रासेस हैं, इस प्रकार की चीज़ों से जो रोकने वाली जो हमारी जो इकोसिस्टम रेजिलियंस है, उसको कम से कम मेंटेन करके रहना पड़ेगा। चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए ही चाहिए होंगी। तो उसको तो किसी भी हालत में हम लोग छोड़ नहीं सकते। डेवलपमेंट का काम लगातार होना चाहिए, लेकिन इसीलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स भी बना है। और अगर EIA का वायलेशन लगातार होता है, और बड़े लेवल पे, सरकार के लेवल पे नहीं होता, ये छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, जहाँ पे उस प्रकार के करप्शन को चेक करना पड़ेगा। उस पर ये करप्शन है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसकी लड़ाई, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की लड़ाई और डेवलपमेंट वर्सेस नेचुरल इकोसिस्टम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये करप्शन की लड़ाई है। वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देता है, तो वो जो रेगुलेशंस हैं उसको वायलेट करना शुरू कर देती हैं। और वायलेशन होता है इतना बड़ा कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बन रहा है, अगर वहाँ पे 50,000 पेड़ों को काटा जाना है, तो अनकाउंटेबल नंबर्स में लगभग 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर पेड़ों को वो काट देते हैं। तो लगातार मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इस प्रकार की चूंकि समस्या हम डेवलपमेंट की नहीं कह सकते, लोकल करप्शन की समस्या है। और उस स्थिति में जो हमारे इकोसिस्टम को नुकसान हुआ है पिछले 40-50 सालों के अंदर में,
उसको भरपाई करना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उसके रेस्टोरेशन के ऊपर काम करना चाहिए पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हम लोगों के भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सरकार के साथ चल रहे हैं, और उसमें कोशिश यही की जा रही है कि खास करके जो इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी है, जो डिजास्टर से हमारी रेजिलियंस है डीआरआर की, वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, उसको वहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, रिस्टोर किया जाए। जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे नेटिव जो कम्युनिटीज़ है, जो बहुत प्रोन है, जानती है इस प्रकार के डिजास्टर को, इस प्रकार के डिजास्टर से दशकों से वो झेल रही हैं और उनको पता है, तो उनको उस पॉलिसी के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड करना, उनको उनकी बातों को सुनना, उनके अनुसार पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना, उनको इन्वॉल्व कराना उस प्रकार के डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइजेस के अंदर। तो ये चीज़ें बड़े लेवल पे चल भी रही हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया की एक बेस्ट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। उसके बाद आपको बताया हमने कि 16 साल बहुत इवोल्यूशन हुआ है, बहुत डायनामिक इवोल्यूशंस हुए हैं। एनडीआरएफ बनी है, एसडीआरएफ बनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पे लगाया जाता है। एक बड़ा लेवल आज भी आप देख लो कि अभी तक वहाँ से तपोवन जो डैम का जो टनल है, उसमें से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। तो स्थितियाँ इस प्रकार की हैं जहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के डिजास्टर से बचने के लिए प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करनी होंगी। लगातार उनका रिसर्च को देखना पड़ेगा, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, उनका माइक्रो जोनेशन करना पड़ेगा, हजार्ड जोनेशन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग लगातार करनी पड़ेगी, और ख़ास करके जो उस प्रकार के हिमस्खलन को, उस प्रकार के जो ग्लेशियर्स, जो रेंजेज हैं, रिजीम हैं, उनको हम लोग डिमार्केट करना होगा। जो लग रहा हो कि वल्नरेबिलिटी है, हम क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को, तात्कालिक प्रभावों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ठंडी के समय में इस प्रकार का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बहुत कॉमन नहीं है, बहुत अचानक नहीं है। उस प्रकार का जो पिछले 40 सालों के अंदर अगर टेम्परेचर रेंज देखा जाए, तो लगभग 0.6 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड उस रेंज में टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते आज के दौर में। और अगर हम एक तात्कालिक कारण अगर क्लाइमेट चेंज को भी माने, तो उसको हम लोग नकार नहीं सकते। इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज को कि क्लाइमेट चेंज भी इन्फोर्स कर सकता है इस प्रकार के इमीडिएट हिमस्खलन को। जी, आप लोगों का कोई सवाल वगैरह है, ताकि बीच में इंटरेस्टिंग हो थोड़ा। जी, संतोष भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास से समझौता संभव है। समझौता विकास से नहीं कर सकते। समझौता, विकास की बात लगातार हम नहीं कर रहे हैं। ये विकास बनाम पर्यावरण नहीं है इस देश के अंदर, भ्रष्टाचार बनाम पर्यावरण है। अगर हम विकास करते हैं तो विकास के अंदर कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि पर्यावरण को हम इतना नुकसान पहुंचाए कि आप इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा करके कोई भी डेवलपमेंट इमेजिन नहीं कर सकते। नेचर ने हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रास्ते दिया ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कॉन्फर्मिटी में काम करना पड़ेगा। नेचर की कॉन्फर्मिटी में काम करना होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं डेवलप करना होगा। लोगों को, जो लोगों की शिकायतें हैं, उसको पॉलिटिकल एनालॉग से हट करके उस पर जरूर चर्चा करने की जरूरत। जैसे ये वाला जो डिजास्टर है, ये तो पता है 2014 के बाद किसकी लड़ाई है। सब लोगों को पता है कि ऋषिगंगा डैम और तपोवन डैम अगर ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन अगर बनते हैं तो इसका परिणाम आगे आने वाले 10 सालों में बहुत बुरा होगा। ये सब कोई को पता था, और ये लड़ाई चल ही रही है। इस लड़ाई को स्टे कराने में, फिर उसको ग्रांट दिलाने में, फिर स्टे कराने में, फिर इन्वायरमेंटल नोट देने में, यही चल रहा है। एक ग्राफ चल रहा है, बंद फिर चालू, फिर बंद फिर चालू, और फिर ये चालू हुआ और फिर ये प्रकार का डिजास्टर आ गया। तो ये चीजें हैं। समझौता
नहीं हम बोल रहे कि समझौता तो नहीं कर सकते, चूंकि एक बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, सारी लॉजिस्टिक्स की, एनर्जी की, नीड की सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं में उस इकोनॉमी को भी हम नहीं देख सकते जो हमारी जाने जाती हैं। हमारा वो इसमें इकोनॉमी का भी लॉस हुआ, दोनों का दोनों डैम बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो उसका तो अंदाज़ा रखना पड़ेगा कि किस एरिया में अगर वो नहीं हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फिजिबल नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, नहीं बनाएंगे उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को, वहाँ पे ओके नहीं करेंगे। तो डिजास्टर आते रहेंगे, प्रकृति के साथ हमें चलना होगा। और तब जब अभी अभी हम उस दौर से निकले हैं कि कोरोना जैसी एक सबसे बड़ी ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई है, सब कुछ बंद हो पड़ा है, अभी इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर प्रिवेलेंट है। तो उस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हम लोगों को कोऑपरेट करना होगा उस चीज़ों के अंदर कि नेचर के कॉन्फर्मिटी में कैसे हम लोग रह सकते हैं। क्योंकि जितने जो हिली रीजन्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न का रीजन है। अब उत्तराखंड में ही 4 और 5 का रेंज है। 5 के रेंज में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी 2000 मीटर के ऊंचाई वाले रेंज के ऊपर में, जहाँ बिल्कुल फिजिबिलिटी नहीं है। अगर उस प्रकार का वहाँ पे आकर के बोला भी जा रहा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के रूल्स को बाईपास करके अगर आप इन्वायरमेंटल ग्रांट देते हैं कि नहीं ये इस प्रोजेक्ट को हम ऑन करेंगे, तो हम खुद ही अगर आपदा को इन्वाइट करेंगे तो फिर समस्याएं इस प्रकार की होंगी। जी हाँ, चिंतित हैं। आम बजट में भी आपदा प्रबंधन को काफ़ी स्थान मिला है, क्योंकि हम आपदा से प्रभावित हैं। लगातार हमारे यहाँ हिंदुस्तान का वो 2/3 से भी ज़्यादा इलाका आपदा की स्थिति में आती है, आपदा के रिस्क के अंदर आता है, आपदा जोखिम के अंदर आता है। कहीं पे फ्लड है, कहीं पे ड्राउट्स हैं, कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं। पूरा उड़ीसा और कोस्टल एरियाज में लगातार साइक्लोन्स, हर एक महीने आप देख रहे हो कि लगातार साइक्लोन्स आ रही हैं। और उस प्रकार के टैकलिंग के लिए हमारी सरकारें, आपको बताया कि साइक्लोन के लिए हिंदुस्तान का जो मैकेनिज्म है वो सबसे डेवलप्ड मैकेनिज्म है डिजास्टर के लिए। हम लोगों ने साइक्लोन को टैकल करने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट नेशंस में से एक हैं साइक्लोन डिजास्टर को टैकलिंग करने के लिए। खास करके फ्लड भी हम लोग देखते हैं, फ्लड की स्थिति भी हमारे राज्यों में लगातार बनी होती हैं। तो आपदा प्रबंधन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जा रही हैं। फिर उसमें स्पेशियल जो हमारा मॉनिटरिंग है, जियो स्पेशियल मॉनिटरिंग, खास करके GIS के जरिए, वो आगे चल करके काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। हमारे स्पेस रिसर्च में काफ़ी काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम आप प्री जो डिजास्टर है, प्री और डिजास्टर फेज और पोस्ट लगातार हम पहले जो 2005 के बाद जब आए थे तो 2005 से 2010-15 तक पोस्ट डिजास्टर के ऊपर ही ज़्यादा काम होता था, प्री डिजास्टर के ऊपर काम कम होता था। अब हम लोग प्री डिजास्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, रिस्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हजार्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अनुसार उस प्रकार के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोकल लोगों के सपोर्ट से, लोकल कम्युनिटी सपोर्ट, लोकल इकोसिस्टम सपोर्ट्स लेकर के, ताकि उस प्रकार के एक्सटेंट को पहले से रोका जा सके। रोका नहीं भी जा सके तो लोग इतने सक्षम हो, खास करके आप जब कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देखेंगे सरकार का CDMP, तो जो लोकल बॉडीज़ है, जो पंचायती बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपल हैं, उनको ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोग्राम को।
पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, लोकल बॉडीज को इफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है, और लोकल बॉडीज को इस प्रकार से इफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर डिजास्टर आता है तो हम लोग इमीडिएट उस प्रकार को किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स होगा वो लोकल बॉडीज, लोकल लोग ही करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें उसके ऊपर काम हो रही हैं। जी हाँ। आपदा प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पर समस्या है कि आज की सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर कितना चिंतित है। अगर आप देख जाए तो आम बजट में ही आपको कितना हिस्सा मिलता है। जी कुणाल भाई, मिलता तो है एक, लेकिन उस प्रकार भारत जैसे एक बड़े देश के अंदर जहाँ हर एक जगह कहीं पे अर्बन फ्लैश फ्लड है, कहीं पर इस प्रकार के ग्लेशियल आउटबर्स्ट होकर के फ्लैश फ्लड डेवलप हो रहे हैं, कहीं पे रेगुलर परसिस्टेंट हर एक साल फ्रीक्वेंट फ्लड आ रहे हैं, जैसे बिहार, आसाम जैसे राज्यों के अंदर, उड़ीसा या दक्षिण के राज्यों के अंदर साइक्लोन आ रहे हैं। तो ऊपर से ये पेंडेमिक का दौर है, तो उस स्थिति में डिजास्टर तो लगातार बनाए हुए, लेकिन हर एक स्टेट ने अपना एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बिहार का एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बना रखी है। हर एक स्टेट के पास अपना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। हर एक देश के अंदर एक संरचना है हमारे यहाँ आपदा संरक्षण की, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा से बचने के लिए। तो वो उस संरचना के अंदर काम हो रहा है, लेकिन जो अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को। इंटीग्रेशन क्या है? जहाँ पे डिपार्टमेंटल है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अकेले काम तो कर नहीं रही है, बहुत सारी डिपार्टमेंट है, उसके साथ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, कहीं लैंड रिफॉर्म्स वाले डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लगी हुई, कहीं इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री लगी हुई है। तो जो इंटीग्रेशन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो अलग काम कर रही है, डिजास्टर अलग काम कर रहा है, होम अलग काम कर रहा है। तो सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करना होगा, तब जाकर के इस प्रकार की आपदा से हम लोग टैकल कर सकेंगे और बिल्कुल इस प्रकार के एक्सटेंट ऑफ डैमेज को कम कर सकेंगे, लाइफ के डैमेज को कम कर सकेंगे, जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। और लगातार टेक्नोलॉजीज उस तरह की आ रही हैं, लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इन्वॉल्व करा रहे हैं अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में। तो चीज़ें बदल रही हैं, बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस तभी चलेंगी जब हमारा नेचुरल इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। जो प्राकृतिक जो परिस्थिति है उसको अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो इस प्रकार के एफर्ट हमारे बेस्ट चले जाएंगे। इस प्रकार का जो हमारा इंटीग्रेटेड एफर्ट होगा वो काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी देनी होगी, हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को देनी होगी। डेवलपमेंट चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट को लगातार मॉनिटर करना होगा। डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डिजास्टर के जो रेगुलेशंस हैं उनको मानना पड़ेगा, उन्हीं के अंदर काम करना पड़ेगा, उसी रिजीम में काम करना पड़ेगा। और जो डेवलपमेंट लगातार हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की लड़ाई नहीं है, दिस इज़ अ फाइट बिटवीन करप्शन एंड इन्वायरमेंट। उस करप्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, जहाँ पे एक लोकल बॉडीज सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस को वायलेट करती हैं, सरकार के रेगुलेशंस को वायलेट करती हैं, जो लोकल जो कंस्ट्रक्शन में जो एजेंसीज होती हैं वो सरकार के बहुत सारे वायलेशंस को वो अपने वायलेशन करती हैं। तो उस प्रकार की चीज़ों से तो बचना होगा। नहीं कौशलेंद्र भाई, बिल्कुल आपके सवाल बड़े जायज़ हैं, कि इसके ऊपर लगातार हम लोग चलते रहे हैं। और आप सिक्किम में तीस्ता नदी देखे होंगे, तीस्ता नदी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ पे 10-12 ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत पहले पूरा हो गए हैं, जिन्होंने 1 मेगावाट का भी अभी प्रोडक्शन नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे, इसी बात को हम लगातार बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं है। दिस इज a very extreme fight between corruption and ecosystem। अगर हम इस प्रकार के डेवलपमेंट को वॉच करेंगे, लोकल लेवल पे भी, सरकार के लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, अगर उनके लेवल पे भी अगर हम लगातार मॉनिटर करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को हम टैकल कर सकते हैं और आपदा
छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, छोटे छोटे रिस्क को देखना होता है, और उन रिस्क को बहुत बहुत अलग अलग चश्मे से देखना होगा। वहाँ के लोकल्स के जरिए जानना जानना होगा कि वो रिस्क, अब चूंकि अब डिजास्टर मैनेजमेंट करने वाले लोग कभी घूमे भी नहीं है उस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उत्तराखंड के ऊपर नहीं है, और यहाँ पे बैठ करके हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि किस प्रकार से उसका मिटिगेशन करेंगे। क्योंकि पॉलिसीज के अंदर वही लोग आपदा प्रबंधन के अंदर काम कर सकेंगे जिन्होंने इसको बहुत फेस किया है, जो लगातार इसकी लड़ाई लड़े हैं, लगातार फेस करते रहे हैं। और उत्तराखंड की लड़ाई, उत्तराखंड हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म को स्टार्ट करने वाला स्टेट है, वहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। 1970-71 के दौर से जब इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल बहुत बहुत नेटल स्टेज में थी पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, तो उत्तराखंड ही एक ऐसा रास्ता था जहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई थी। और आप अंदाज़ा लगाओ पिछले 30, 20, 50, 51 सालों के अंदर में हम ये स्थिति में पहुंच गए कि लगातार इस प्रकार के डिजास्टर को हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर झेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस लड़ाई का ही ये 1970-72 की लड़ाई का ही फल है कि आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे एक्ट बनाए हैं, वाटर पोल्यूशन एक्ट बनाए हैं, एयर पोल्यूशन एक्ट बनाए हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाए हैं, हमारी इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटियाँ बनी हुई हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए स्टेट में कमेटी बनी हुई है, 2010 में एनजीटी बनानी पड़ गई हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक इवोल्यूशन हुआ है, और जहाँ से ये इवोल्यूशन हुआ, जो ट्रिगर किया है इस इवोल्यूशन को, वो आज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो पिछले 51 सालों के अंदर अगर हम इस बात को देखेंगे कि जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, जिस बात की लड़ाई हुई, जिस बात के लिए सरकार ने सांत्वना कंसोलिडेशन दिया कि नहीं नहीं हम इस तरह की चीज़ें नहीं होने देंगे, वहाँ पे हम बचा करके रखेंगे, शायद नहीं हो पाया। बहुत दुखद है कि आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसकी लड़ाई लगातार, जिन लोगों को पता होता है कि डिजास्टर है, यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन फिजिबल नहीं है, फिर भी वहाँ पे हम लगातार 3-4 कमेटियाँ इसलिए बना रहे हैं कि उसको रोका ना जाए, कमेटियाँ इसलिए बना रहे हैं कि उसको हम किस प्रकार से उसको ग्रांट दे दें। तो कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा चीज़ होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर सोलर एनर्जीज़ के जरिए, विंड एनर्जीज़ के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्टिंग होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। तो खास करके जब इस एरिया में जब शिफ्टिंग होगी तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। अब लगातार वहाँ सरकार ने, वहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने एफिडेविट करा के रखी कि हमको 1000 करोड़ का अलग से बिजली लेने में बाहर से चला जा रहा है पैसा, तो उसके लिए उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस की ज़रूरत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, उनको चलने देना चाहिए। तो उनका डिमांड, उनकी भी बातें अब कोर्ट को सुननी पड़ जाती हैं, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी जो त्रासदी होती है वो आम आदमी की होती है। अब वहाँ पे जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जिनकी डेड बॉडीज अभी भी नहीं मिल पाई हैं, और जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो तो फुलफिल नहीं किया जा सकता उसको। कोई और सवाल आप लोगों का कुछ अगर हो तो आप अपने सवाल डालें इसमें। जी तो ठीक है, इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, और बस आप लोगों से और जो तमाम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, आपदा प्रबंधन में हम लोग इवोल्व कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल रुक्मिनी जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मेंटल हेल्थ लॉस को, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी चीज़ है कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है, अगर ये हालात रहा तो शायद आगे आने वाले दशकों में इस राज्य को ही नहीं देख पाए हम। ये राज्य ही अगला 40-50 साल के अंदर में निकल जाए कहीं मैप से, इंडिया के मैप से इनुंडेट हो जाए, पूरा का पूरा सबमर्ज कर जाए। तो ऐसे हालात ना हो, सरकार को भी, लोगों को भी, चूँकि
जब इस बात की होती है कि नीड हमारा कभी भी पूरा हो करने के लिए, हमारा जो अर्थ है, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, वो हमारी नीड को पूरा कर सकता है, हमारे ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता, तो हमें नेचर की कॉन्फर्मिटी में काम करना होगा। नेचर को हम करप्ट नहीं बना सकते, अपने करप्शन को ही रोक सकते हैं और अपने नीड्स को रोक सकते हैं। टूरिज़्म ज़रूरी है, सस्टेनेबल हो, ये नहीं हो कि हमें रिवर साइड, अपने यहाँ के पॉन्ड को, अपने यहाँ के रिवर को ख़राब करके हमें वहाँ पे रिवर साइड देखने की ज़रूरत पड़ रही है अपने विंडो से। उस प्रकार के एम्बिशंस ना पालें जहाँ पे हमारा नुकसान हो। धन्यवाद आज की परिचर्चा के लिए और आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। खुश रहें, स्वस्थ रहें और बचें। धन्यवाद।